Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's prepare for JK SSB एग्ज़ाम्स। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये करते हैं। हमारा जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, डील करता है, किसके साथ डील करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ डील करता है। फिर जो आर्टिकल 12 से लेके 35 के आर्टिकल जो है वो किस में आते हैं, इसी में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या, इट कंटेन आर्टिकल 12 to 35। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है, आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। स्टेट को यहाँ पे क्या बोला गया है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन बोला गया है। फिर इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का बताया गया है, इंडियन हमारी है, पार्लियामेंट का बताया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में आपको बताया गया है। और ये क्या बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं कि स्टेट जो होगी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि किसी के मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इंटरफेयर करे उनके बीच में। ठीक है, जो लोग यहाँ के इंडिया के सिटीज़न हैं उनके लिए स्टेट कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो कि इंटरफेयर करे उनकी, मतलब उनकी पर्सनल लिबर्टी होगी, राइट टू लाइफ हो गया, ये सब उनमें इंटरफेयर करें। ठीक है, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, बट वो बोलते हैं मतलब बनाएगी तो नहीं ऐसा लॉ, ठीक है, लेकिन लोगों को कंट्रोल तो रखना है ना अभी किसी ना किसी तरीके के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट गवर्नमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है बनाए गए हैं जो कि लोगों को कंट्रोल में रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। स्टेट लेजिस्लेचर हमारा जैसे हो गया, पहले आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है आपका, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आता है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, उन लोगों को कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है और क्या बनाया गया है। और लोकल अथॉरिटीज़ जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत आते हैं। फिर आपकी पंचायत होगी, मतलब जो रूरल लेवल पे हो गया, गांव वगैरह पे, उसमें क्या कौन सी होगी, कौन कंट्रोल करेगा, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, फिर आपकी ग्राम पंचायत, ये क्या करेंगे, लोगों को कंट्रोल करेंगे, उन पर रूल रेगुलेशन जो है वो मतलब मेंटेन रहे सोसाइटी में, वो देखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया आपका, फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया आपके, ये सब आपको आर्टिकल किस में आते हैं आपके, जो आपका आर्टिकल 12 है उसमें बताया गया है इसके बारे में। इसके अलावा हमारी जो स्टेचुअरी एंड नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टेचुअरी अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि वुमेन वेलफेयर वगैरह के बारे में सोचेंगे, गर्ल्स जो होंगी उनके बारे में सोचेंगे, उनके रिलेटेड डिसीजन वगैरह लेंगे, उनकी मतलब उनकी एम्पावरमेंट को लेके। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगी आपकी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन होगी, फिर नेशनल लॉ कमीशन होगी आपकी, फिर आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, एंड फिर उसके बाद आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, फिर इसके अलावा है आपका नॉन स्टेचुअरी जो अथॉरिटीज़ है उसमें है लोकपाल एंड लोकयुक्ता, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, फिर आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आ जाता है। ठीक है, यह सब आपके आर्टिकल 12 में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में। फिर इसके बाद है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो किसके साथ डील करता है, वो डील विद द लॉ इनकंसिस्टेंट और विद इन और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब आप सबको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। तो उन्होंने बोला कि उससे पहले भी जो रूल रेगुलेशन थे और उसके बाद भी जो नए लॉ बने हैं वो बेशक चल रहे हैं लॉ, वो उसको भी लॉ माने जाएंगे, जो पहले थे उनको भी माना जाएगा, जो बाद में उनको भी माना जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कोई भी और लॉ नहीं बनेगा जो कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करे, उनको तोड़े या उनसे छीने, वो मतलब राइट जो है वो छीने, उनको वायलेट करे। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 14 to 18। अब जो आर्टिकल 14 to 18 है ये किसके साथ डील करता है, इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है और इसका ट्रिक भी है इक्वल डाउट्स क्लियर। क्या है, इक्वल
डाउट्स क्लियर। ठीक है, अभी इक्वल और डाउट का क्लियर जो वो है ट्रिक है, वो किस में आएगा, आर्टिकल 14 to 18 में आएगा। अब आर्टिकल 14 के में क्या दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी सबके, मतलब कानून की नज़र में जो भी इंसान है सारे एक बराबर हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, सबके साथ एक जैसा डील किया जाएगा। इसमें किस में बताया गया है, इसमें आर्टिकल 14 में। फिर आर्टिकल 15 जो है उसमें क्या बताया गया है, प्रोहिबिटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अब मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं, प्रोहिबिट क्या होता है, मना करना, मतलब कि मना किया गया है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब किसके बेस पे, ना कोई रिलीजन बेस पे किसी के साथ भेदभाव करेगा, ना कि कास्ट बेस पे करेगा, ना जेंडर, ना प्लेस, मतलब कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, कहाँ का वो रहने वाला है, इस बात को लेके भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोसाइटी में सबके साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद है आपका आर्टिकल 16, ये क्या है, इसका है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओ से क्या आ रहा है, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल का इक्वलिटी आ गया, डी का क्या हो गया, डाउट में डी का क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, ओ का क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या बोलता है ये, मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी इंसान में के साथ किसी भी जॉब को लेके। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में क्या बोलता है कि किसी जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन हो उसको जॉब वैसे मिलेगी, जितना मतलब जहाँ जितना मेरिट होगा रखा गया होगा उसको वैसे मिलेगी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान की कास्ट क्या है उसको लेकर उसको जॉब मिलेगी, या फिर किसी का रिलीजन क्या है उसको लेकर उसको जॉब मिलेगी। जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है, जो अगर मतलब उस काबिल है अगर उस जॉब को लेने के, तो उसको वो जॉब मिल जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, रिलीजन, कास्ट या फिर उसकी मतलब वो गरीब है अमीर है ये देख के नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 17, इसमें देख लीजिए अभी यू का क्या आ गया, अनटचबिलिटी। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचबिलिटी। अब इसमें क्या है कि किसी के साथ भी छुआछूत वगैरह ये सब जो पुराने ज़माने में होता था कि कुएं का पानी नहीं पी सकते, जो मतलब होते थे हायर क्लास वाले लोग जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे लोअर क्लास के लोगों को, ये सब अब नहीं होगा। इस चीज़ को अभी इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें अभी नहीं चलेगी। किसमें बोला गया है, आपका आर्टिकल 17 में। अब जो आपका आर्टिकल 18 है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला गया है कि जो टाइटल्स हैं वो नहीं चलेंगे। क्या है, टाइटल्स नहीं चलेंगे। और मतलब इसका कहने का मतलब है कि मना करता है कि जैसे आप यहाँ से कहीं गए दूसरी कंट्री में और वहाँ पे जाके आपको कुछ भी टाइटल मिलता है, आप वहाँ से कुछ भी नाम हासिल करके आते हैं, तो आपको वो टाइटल वो जो है आप इंडिया में आके विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के आप वो टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के कोई भी इंसान वो टाइटल, फॉरेन टाइटल जो होगा उसको इंडिया में यूज़ नहीं कर सकता अपने नाम के आगे। बट अगर आपको नेशनल टाइटल कोई मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है आपको, नेशनल अवार्ड कोई मिलता है, और उसको आप क्या करते हो, रख तो सकते हो, लेकिन उसको भी आप अपने नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पहले होता था ना, जैसे अभी सिर्फ जो प्रोफेशन में है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर, प्रोफेसर हो गया, इनके नाम के आगे तो लगेगा, ठीक है, टाइटल लगेगा कि बंदा प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर डॉक्टर है लड़का, कुछ भी होगा, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन जैसे टैग होते थे ना पहले, राजा महाराजा चलते थे, महाराजा, फिर सर यूज़ होता था, ब्रिटिशर जो होते थे सर यूज़ करते थे वर्ड आगे टाइटल अपने नाम के, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है आपका, वो किसके साथ डील करता है, राइट टू फ्रीडम। किसके साथ, राइट टू फ्रीडम। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप कि टी वर्ड जो है डाउट का, कि टी का क्या आ गया, टाइटल्स आ गया आपका, और जो एस है उसका क्या आ गया, स्पीच आ गया। ठीक है, अब आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है वो किसके साथ डील करते हैं, राइट टू फ्रीडम के साथ, फ्रीडम की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। अब जैसे आर्टिकल 19 है उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप कोई भी इंसान जो है वो फ्रीली क्या कर सकता है, विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्या कर सकता है, बिना किसी डर के
वो अपनी बात किसी के सामने रख सकता है, चाहे वो ओरल वे में बोल के रखे, चाहे वो रिटन वे में लिख के दे अपनी कोई भी उसकी मतलब वो चाहता है डिमांड, जहाँ वो कुछ भी अपना व्यूज़ देना चाहता है तो वो उसमें दे सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में ईमेल वगैरह करके भी कर सकता है, फिर ब्रॉडकास्टिंग में भी कर सकता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि मीडिया में के सामने अगर उसको गलत लगता है तो वो बोल सकता है। अगर उसको लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में, वो उसके लिए अपना जो भी उसके व्यूज़ होंगे वो आगे रख सकता है। अगर उसको लगता है कि सही है तो वो उसके लिए बोल सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वी है आर्टिकल 20। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, यहाँ पे सी से देख लीजिए, क्लियर। अभी आपका जो ट्रिक चलेगा वो क्लियर का चलेगा। ठीक है, सी से क्या हो गया, कन्विक्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्ट एज ए क्रिमिनल। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो, उसको मान लो किसी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, वो तब तक क्रिमिनल उसको नहीं माना जाएगा। आप उसको क्रिमिनल नहीं बोल सकते जब तक उसको क्या है, जो कोर्ट होगी वो डिक्लेयर ना कर दे कि इस बंदे ने क्राइम किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत बार मूवीज़ में भी देखते हो कि क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमारे आरोपी ने ये किया, तो वो बोलते हैं आप ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, कि आप जब तक उसका दूसरा जो लॉयर होगा और जो उसके मतलब ऑपोजिट होगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मेरा जो मतलब क्लाइंट है वो अभी आरोपी है या नहीं है। ठीक है, तो वो किस में आता है, आपका आर्टिकल 20 में आता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप इसमें या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी बोल सकते हो। एल से क्या आ गया, सी एल, एल से क्या आ रहा है, लाइफ आ रहा है आपका। फिर इसमें क्या आता है, किसी भी इंसान जो कोई भी इंसान है वो अपने तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की जाएगी। अपनी जैसे जिस तरीके से अगर वो चाहता है किसी भी जगह पे जाना या एंजॉय करना, वो कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। फिर उसके बाद मतलब किसी के साथ भी रहना चाहता है वो रह सकता है। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 21A, अब 21 है, फिर 21A भी है, इसका पार्ट भी है। इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है। राइट टू एजुकेशन मतलब कि अभी एल हो गया। ठीक है, लाइफ का क्या हो रहा है, लाइफ के बाद आ रहा आपका एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या है, जो हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें आर्टिकल 21A जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। और इसमें बात होती है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है उन बच्चों के लिए जो कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उम्र के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की जाती है कि उनको एजुकेशन देनी है, फ्री में देनी है और ज़रूर देनी है। फिर आपका आता है आर्टिकल 22। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब क्लियर में सी से आ गया था आपका कन्वेंशन, फिर एल से लाइफ आ गया था, ई से एजुकेशन आ गया था, ए आर को आप इकट्ठा लोगे। ठीक है, ए आर से क्या आ रहा है, अरेस्ट आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो क्या है, जब अगर एक उसी इंसान है एक क्राइम किया हुआ है और एक है जो करने का सोच रहा है। ठीक है, एक ने किया हुआ है, एक करने का सोच रहा है। अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया हुआ है तो जो भी पुलिस होगी उस वहाँ के मतलब एरिया की, वो क्या है, उसको अरेस्ट कर सकती है। वो चाहे वारंट हो या ना हो वो कर सकती है, उसमें वारंट की ज़रूरत नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आती है उसमें 24 घंटे का जो टाइम होगा। ठीक है, 24 घंटे में उसको क्या करना है, कोर्ट में क्या लेके जाना है उस बंदे को। अब अगर छुट्टी है, मान लो अगर हॉलीडे है, छुट्टी है उस दिन, या फिर क्या है कि जो वो मतलब कोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में वो रुक रहे हैं, ट्रैफिक है, कुछ भी है, तो उस टाइम को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटे कौन से लिए जाएंगे, जो 24 घंटे वो पुलिस स्टेशन में था और उसके बाद जो उस पर कोर्ट में गुजारा। ठीक है, और जहाँ फिर छुट्टी है उस दिन तो फिर वो किसमें 24 घंटे में नहीं आएगी, वो मतलब काउंट नहीं होंगे। फिर जो जिसने क्राइम किया है वो खुद का जो लॉयर है वो हायर कर सकता है, और अगर कोई गरीब है खुद का नहीं मतलब इतना नहीं कर पाता कि वो खुद का लॉयर जो है वो अच्छा हायर कर सके, तो वो क्या गवर्नमेंट जो होगा उसको लॉयर मिलेगा। ठीक है, मतलब कोर्ट की तरफ से। फिर अगर मान लो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो क्राइम करते नहीं हैं लेकिन शातिर दिमाग के होते हैं, वो पीछे से करवाते हैं। ठीक है, लगता है कि ये दंगे फसाद
करा सकते पब्लिक में। तो उस पर कौन सा जो पहले चलता था नो दलील नो वकील वाला, उसमें चलेगा। मतलब उसमें क्या होगा, उस पर्सन को अगर लग रहा है, पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि, या किसी डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये पर्सन यहाँ पे कियोस मचा सकता है, तो उसको क्या करेंगे वो, मतलब विदाउट वारंट के ही उसको अरेस्ट कर लेंगे उस टाइम के लिए। और मतलब अगर वो लगता है कि वो उस पर्सन की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है, तो विदाउट वारंट भी उसको मतलब उठवा सकते हैं। और कितनी देर के लिए उठा सकते हैं उसको 3 महीने के लिए जेल में रख सकते हैं वो लोग। और अगर उसके 3 महीने के बाद भी लगता है कि अभी भी जैसे इलेक्शन वगैरह चल रही है, तब वो लग रहा है कि वो इंसान कुछ कर सकता है, या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उस टाइम पे लग रहा है कि वो इंसान ज़्यादा फसाद की जड़ है, तो उसको क्या करेंगे वो, अगर उतने टाइम में वो काम नहीं हो रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा भी मतलब उसको जेल में रखा जा सकता है, बट उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस को, ठीक है। देन आपका आता है आर्टिकल 23 से लेके 24 जो है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन क्या होता है, भ्रष्टाचार। ये किसके लिए बात करते हैं, जो एक्सप्लॉयट करते हैं, वो उसके एक मतलब उससे रिलेटेड बताया गया है इसमें। फिर आर्टिकल 23 जो है वो क्या मना करता है कि किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और फोर्स लेबर के लिए। किसी भी भाई आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और जो इंसानों की तस्करी होती है, मतलब इंसानों को खुद के फ़ायदे के लिए बेच दिया जाता है या उनको बॉर्डर पार बेच छोड़ दिया जाता है, या फिर उनसे क्या मतलब ये भीख वगैरह मंगवाई जाती है, तो ये सब चीज़ें मना है। इसमें ये चीज़ बोली गई है आर्टिकल 23 में। फिर आता है आपका आर्टिकल 24। इसमें क्या है, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। नाबालिग बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते, इसमें मना किया गया है। फिर आता है आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। मतलब यहाँ इसमें किसकी बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है। जैसे आपका आता है आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो हिंदू धर्म को मानना, मान सकते हो, मुस्लिम धर्म को आप मान सकते हो, सिख धर्म को, क्रिश्चियन अगर आप धर्म को आप बिलीव करते हो आप उनको मान सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको फ्रीडम उस चीज़ की। फिर किसकी बात करते हैं कि आप किसी भी कल्चर को एंजॉय कर सकते हो, रिलीजन को एंजॉय कर सकते हो, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप कोई कल्चर प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो, कोई भी उसको नहीं आपका इंटरफेयर करेगा। गवर्नमेंट जो पुलिस वगैरह आपको नहीं रोकेंगे, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, आपका जन्म से दिए अधिकार है। और ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 25 है वो कौन सी फ्रीडम प्रोवाइड करता है, मतलब वो कौन सा एक तरह से आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम है या ग्रुप फ्रीडम। तो ये कौन सा इंडिविजुअल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद है कि जैसे मान लो एग्जांपल दे देती हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं, है ना, मुस्लिम गर्ल्स हैं, वो हिजाब पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, उनको कोई मना नहीं करेगा। फिर जो हिंदू लड़की हैं वो सिंदूर लगा सकते हैं, जो लड़के हैं वो माथे पे तिलक लगा सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा उसको लेके, ठीक है। अपना अपना बिलीव है। फिर जो सिख लोग हैं वो कृपान डाल सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा। या फिर बाजू में कड़ा जो होता है वो डाल सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा। आप बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई सिख पर्सन है तो उनको नहीं बोला जाएगा कि आप कृपान निकालिए या फिर कड़ा निकालिए आपको। देन आपका आ जाता है आर्टिकल 26। उसमें क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या है कि आपके पास क्या है, फ्रीडम है क्या करने की, मैनेज करने की रिलीजियस अफेयर को, ठीक है। जैसे ये आपको अब देखिए 25 आर्टिकल को क्या करा था, इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करा था, और 26 आपको ग्रुप फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, ग्रुप फ्रीडम प्रोवाइड करता है, मतलब पूरे ग्रुप को लेके फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वहाँ पे सिंगल आपकी बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एनी ग्रुप ऑफ पीपल कैन मेक मतलब कंस्ट्रक्ट, आप क्या कोई भी मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो आप, मतलब गुरुद्वारा बना सकते हो आप। तो उसमें क्या है मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आप फ्री में लंगर सेवा कर सकते हो, दे सकते हो, वो भी आपको कोई नहीं रोकेगा पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। फिर जो वो होगा, जो मतलब कोई भी डिफेंस पर्सन होगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे बताया गया। फिर आपका आता है आर्टिकल 27 क्या करता है आपको, इसमें क्या है, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस टू रेज फंड
फॉर प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन। भाई इसमें बात होती है कि जैसे उसका फंड हो गया, टेम्पल का फंड हो गया, या फिर जो भी आपको दान पात्र में दान होता है, आपका चढ़ावा होता है, मॉस्क्यू में हो गया या गुरुद्वारे में हो गया, कहीं पे भी आप रिलीजियस प्लेस में कहीं पे भी हो गया, उस पर भाई कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। जो भी वहाँ पे चढ़ावा हो रहा है उस पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। फिर है आपका आर्टिकल 28। इसमें क्या होता है, इसमें बात होती है फ्रीडम एज ए to attendance at religious instruction, religious worship in certain education institution। भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है मतलब वो गवर्नमेंट के पैसों से चलाया जा रहा है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्राइवेट अगर गवर्नमेंट के पैसे से चलाया जा रहा है, तो उसमें क्या है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप, मतलब वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ना ही आप किसी से रिलीजियस वर्क जो है ज़बरदस्ती करवा सकते हो। ठीक है, वो क्या है, जैसे जो एकेडमिक स्टडी होती है, जो करिकुलम होता है, उसके बेसिस पे पढ़ाया जाएगा बच्चों को। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक जो है, उसमें क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आपके। जैसे आपका आर्टिकल 29 है, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। अब जो मिनॉरिटीज़ होते हैं वो कौन होते हैं, ये एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का। ठीक है, आगे आपको मैं दिखाऊंगी, लिखा भी हुआ है मैंने, स्मॉल ग्रुप है, ये लोगों का स्मॉल ग्रुप होता है। वो लोग जो कि मतलब जिनकी मेजॉरिटी सोसाइटी में कम होती है। ठीक है, ये जैसे सिख कम्युनिटी होगी, मतलब रहते वहीं पे हैं, लेकिन मिनॉरिटी ग्रुप इनको एक मतलब बोल सकते हो आप कि एक स्पेसिफिक इनको स्टेटस मिला है। ठीक है, मिनॉरिटी का, क्रिश्चियन हो गए आपके, इस तरीके के। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल, हाँ मैं ये बता रही थी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। फिर इसमें क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको मतलब मना नहीं कर सकता एडमिशन देने से कि आपकी लैंग्वेज अलग है, या आपकी स्क्रिप्ट अलग है, या फिर आप मतलब लिखने का तरीका अलग है, या फिर आप रिलीजन अलग है आपका, या आपकी कास्ट अलग है, कल्चर अलग है। इस बेस पे कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये कौन बोलता है, आपका आर्टिकल 29 जो है वो आपको ये राइट देता है। अब आर्टिकल 30 जो है वो क्या करता है, वो राइट देता है जो मिनॉरिटीज़ ग्रुप है उनको क्या करता है, उनको राइट देता है कि वो कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। जैसे मदरसाज हो गए आपके, संस्कृत स्कूल हो गए, फिर क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज या स्कूल हो गए, ये सब। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल की एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी उनके रिलीजन से रिलेटेड आप। ठीक है, लेकिन जैसे आपको पहले बताया कि वहाँ ये कौन बोल रहा है, आर्टिकल 30 बोल रहा है, क्योंकि आर्टिकल 29 में था कि आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते। भाई अगर नहीं दे सकते तो इंसान को उसके रिलीजन के बारे में बताना है तो कहाँ बताएगा, या तो इसकी फैमिली बताएगी, लेकिन टीचर्स वगैरह कहाँ बताएंगे, तो वो कहाँ बताएंगे, जो उनके आर्टिकल 30 ने क्या किया कि इन मिनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए बोला है कि अगर आपको बताना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ये इस्टेब्लिश कर सकते हो जो इंस्टीट्यूशन होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे। ठीक है, और इनको अभी पैसा देना है तो वो कहाँ से देंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं लो कर रही है तो फिर पैसा कौन देगी, इनके टीचर्स को, बच्चों को पढ़ाने का, वो भी गवर्नमेंट ही देगी। फिर आर्टिकल 31 जो है उसमें किसकी बात होती है, आपकी सेविंग ऑफ सर्टन लॉज, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती है। इसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी जो, वो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर उनसे ऐसे छीन नहीं सकती। ठीक है, अब बट क्या कर सकती है उस पर, मतलब बट ओनली थ्रू द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब इन्होंने बोला तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, में कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू वो नहीं ले सकती। ठीक है, उस पर, लेकिन कैसे कर सकती है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू कर सकती है। फिर आपका आ जाता है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से फिर उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 32। इसमें क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है, आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, मान लो कि आप पे कोई केस दर्ज हो गया और आपकी फैसला जो है वो आपके खिलाफ आया, और आप जो मतलब आप गुनहगार नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब उस मतलब जो फैसला होगा वो उसके मतलब ऑपोजिट जाके, उसके अपोज जाके, आप अगर हाई कोर्ट ने गलत दिया है वो, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके क्या कर सकते हो, री अपील कर सकते हो कि फिर से अपना केस जो है वो चला सकते हो। ये राइट आपको कौन देता है, आर्टिकल 32 देता है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 33। इसमें क्या है,
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एबॉलिश और रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री। अब क्या है भाई, मान लो एग्जांपल देती हूँ आपको, कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, पुलिस वालों की, आर्मी वालों की ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने वहाँ पे लोगों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी हैं, डिफेंस के एम्प्लॉय, उनको लग रहा है ये प्रोटेस्ट सही है। वहाँ पे वो इंसान ये नहीं है कि अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठ जाएगा, ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब जो गवर्नमेंट डिफेंस का बंदा होगा, आर्मी का या फिर पैरामिलिट्री का, वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट जो हैं, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो क्या है, उनके जो फंडामेंटल राइट है वो अबॉलिश कर सकती है। कब कर सकती है? जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब भाई यहाँ पे अगर है कि वो अपने राइट है तो वो भी देश के सिटीजन है ना, तो वो अगर वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको अपने यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते या उसका फ़ायदा इंजॉय नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 34 बना। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मटीरियल लॉ इज इन फोर्स ऑफ एनी एरिया। मतलब प्लेस वेयर विल बी नो मार्शल, मतलब जहाँ पे अभी आर्मी को भी तो मिलनी है ना, आर्मी वाले जहाँ पुलिस वाले, मतलब जो आर्मी वाले पर्सन है, डिफेंस पर्सन है, उनको क्या है, उनको भी तो राइट चाहिए ना। तो उनका राइट कहाँ पे चलेगा भाई? आर्मी के अंदर चलेगा। जहाँ पे आर्मी रूल जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आर्मी रूल चल गया ना, वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो लोगों के वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना आर्मी रूल लगा हुआ है, या फिर क्या हो जाता है जब आपका क्रैफू वगैरह लगता है तो आपका आर्मी रूल हो जाता है कई बार, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम आर्मी वालों के पास इतनी परमिशन होती है कि वो क्या, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको रोक सकते हैं। आप वहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बोल नहीं सकते उनके आगे। या फिर उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे आर्मी रूल आ जाता है या मार्शल लॉ आ जाता है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ये कब आता है? इन केस ऑफ एमरजेंसी आता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका आर्टिकल 35। इसमें क्या है, ये क्या देता है आपको, ये जो पार्लियामेंट को पावर देता है, एक्स्ट्रा पावर देता है, किस चीज़ के लिए करता है कि जो लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, फिर 32 है, 33 है, 34 है, इनमें अगर उनको लगता है कि इन जो भी लॉ है उनमें कुछ उनको लगता है कि ज़्यादा, मतलब उनको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कुछ करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो कर सकती है। कौन कर सकती है भाई? पार्लियामेंट कर सकती है, उसके पास इतनी पावर है। तो ये थे आपके आज फंडामेंटल राइट्स जो थे आपके। आई होप आपको समझ आ रहा हो और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो मेरी भी विशेष आपके साथ हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम अच्छा, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं हो सके तो सभी जॉब ले लें, और मैक्सिमम स्टूडेंट है जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव ही लेके आएँ। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।